तो यार ब्लू लॉक की पिछली वीडियोस पे तुम सब लोगों का काफी तगड़ा रेस्पॉन्स आया और उन सारी वीडियोस से मुझे इतना तो पता चल गया कि तुम लोगों को लंबी वीडियोस पसंद है। और क्योंकि अभी तक का सबसे लंबा एनीमे मेरी नजर में तो वन पीस ही है एंड वन पीस फाइनल सागा में भी एंटर करने जा रहा है, तो मैंने सोचा वन पीस पे ही वीडियोस बनाना चालू कर देता हूँ। एंड दैट्स व्हाई आज की इस वीडियो से आने वाली काफी सारी वीडियोस में मैं वन पीस का हर एक आर्क कवर करने वाला हूँ। एंड आज की इस वीडियो में मैं वन पीस का रोमेंस डॉन आर्क पूरा का पूरा कवर करने वाला हूँ। सो इफ यू इंटरेस्टेड कीप वॉचिंग। मांगा की स्टार्टिंग होती है एक पायरेट के एग्जीक्यूशन से, और ये पायरेट कोई आम पायरेट नहीं था, सबसे बड़ा पायरेट यानी किंग ऑफ पायरेट्स था, जिसने कि मरने से पहले कुछ ऐसे शब्द बोले जिससे कि ग्रेट पायरेट एरा की शुरुआत हुई थी। और वो वर्ड्स ये थे, माई ट्रेजर इट्स योर्स इफ यू कैन फाइंड इट बट यू विल हैव टू सर्च द होल वर्ल्ड। और उस ट्रेजर को ये किंग ऑफ पायरेट वन पीस का नाम देता है। इसके बाद हमें पायरेट शिप दिखाया जाता है जिसके कि आगे एक छोटा सा बच्चा खड़ा था एक नाइफ के साथ, और उसके मजे ले रहे थे कुछ पायरेट्स। लेकिन तभी वो बच्चा उस नाइफ को अपनी आंख के ठीक नीचे गड़ा लेता है, ये प्रूफ करने के लिए कि वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड लेटर ऑन हमें पता चलता है कि ये काफी ज्यादा जिद कर रहा है इन पायरेट्स का क्रू ज्वाइन करने की। लेकिन इन पायरेट्स का जो कैप्टन था यानी ये रेड हेयर्ड शैंक्स, ये अपने क्रू में लूफी को लेना नहीं चाहता था, क्योंकि उसका मानना था कि लूफी स्विम ही नहीं कर सकता ढंग से, तो पायरेट कैसे बनेगा। ही कुछ टाइम इन दोनों के बीच में बहस चलती है और ये पूरा का पूरा पायरेट क्रू मजे करते हुए नाचते हुए बोलते हैं अपने कैप्टन से कि क्यों ना कैप्टन हम लूफी को एक बार ले चलें, उसको रियलिटी चेक भी मिल जाएगा और हमें भी मजा आएगा, एक बच्चा हमारी शिप पर होगा। तो अब इस सब बहस के बाद क्योंकि लूफी की बात नहीं मान रहा था शैंक्स, तो वो गुस्सा हो जाता है थोड़ा बहुत। लेकिन उसका राइट हैंडमैन यानी शैंक्स का राइट हैंडमैन समझाता है लूफी को कि यार कैप्टन की काफी सारी जिम्मेदारी होती है अपनी क्रू की सेफ्टी के लिए, जिस वजह से वो अपने क्रू में उसी को रखता है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद वहाँ की बारटेंडर जो थी वो खाना लाती है सबके लिए, ये सब लोग खाना खाते हैं, बातें करते हैं एक दूसरे से। लूफी पूछता है शैंक्स से कि वो कब तक रुकने वाला है। शैंक्स बताता है कि शायद 1 या 2 साल और रुकेगा, फिर वो अपनी क्रू के साथ नॉर्थ की साइड बढ़ेगा। और इन्हीं बातों के बीच वहाँ पर एंट्री होती है एक रैंडम बैंडिट्स की। एंड गेस व्हाट, इस सब के दौरान लूफी पता क्या खा रहा था, खाने के साथ साथ गम गम फ्रूट। ऑब्वियसली किसी को पता नहीं चलता क्योंकि सबका ध्यान इस बैंडिट की ओर था। आफ्टर दैट ये बैंडिट बुरी तरीके से बोलता है वहाँ की बारटेंडर से, जिस पे शैंक्स बोलता है उससे कि भाई क्या कर रहे हो, आराम से आओ, जो भी तुम्हें चाहिए वो मांगो। जिससे वो बैंडिट चिढ़ जाता है, शैंक्स के ऊपर पानी फेंक देता है और ऐसे ही कुछ शैंक्स की बेइज्जती करते हुए तमाशा करते हुए वहां से चला जाता है। जिसपे ना तो शैंक्स ना ही उसका क्रू गुस्सा होता है, लेकिन लूफी काफी ज्यादा गुस्सा होता है कि वो उस बैंडिट के काउंटर में कुछ भी नहीं बोला। और लूफी को ये लगने लगता है कि क्योंकि उस बैंडिट की बाउंड्री जो थी वो 8 मिलियन बेरीज थी, इसलिए शैंक्स पीछे हट गया। लेकिन उसे क्या पता था कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे शैंक्स की बाउंड्री आसमान छू रही है। बट खैर वो हमें रिवील नहीं कराया था अभी फिलहाल। इसके बाद जब लूफी वहां से गुस्सा होके जा रहा होता है तो तभी शैंक्स उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन लूफी रुकता ही नहीं है, आगे बढ़ता चला जाता है। और तब जाके शैंक्स को रियलाइज होता है कि लूफी ने वो फ्रूट खा लिया है, यानी गम गम फ्रूट। जिसके बाद शैंक्स काफी ज्यादा चिल्लाता है लूफी कि तुम्हें पता भी तुमने क्या किया है, तुमने एक ऐसा फ्रूट खा लिया है जिसकी वजह से तुम्हारी पूरी की पूरी बॉडी रबर की बन चुकी है और तुम जिंदगी भर स्विम नहीं कर पाओगे। खैर इसके बाद होना क्या था, वहां से वो सारे पायरेट्स चले जाते हैं, यानी क्रू चला जाता है पूरा का पूरा। और लूफी फिर से उसी विलेज में घूम रहा होता है काफी बड़ी स्माइल के साथ, क्योंकि पहले तो लूफी को काफी ज्यादा बुरी चीज लग रही थी ये कि उसने ऐसा फ्रूट खा लिया जिसकी वजह से वो तैर नहीं पाएगा। लेकिन दूसरी साइड भी देखता है लूफी उसकी कि उसके पास अलग ही पावर्स आ चुकी हैं। इसके बाद उसी टाइम के अराउंड जब लूफी उसी बार में बैठा हुआ था तो तभी वही बैंडिट्स फिर से आ जाते हैं। और क्योंकि वो बैंडिट्स फिर से वही बुरी तरीके से बात करते हैं उस बारटेंडर से जो कि फीमेल थी, तो लूफी को गुस्सा आ जाती है, वो भिड़ जाता है उन सबसे। और इस तरह वो लूफी को काफी ज्यादा मारते हैं सारे के सारे बैंडिट्स, क्योंकि कितना भी ब्रेव क्यों ना हो लूफी था तो वो एक बच्चा ही ना। लेकिन समहाउ लूफी को ज्यादा दर्द नहीं हो रहा था क्योंकि उसकी बॉडी रबर की बन चुकी थी ऑब्वियसली। लेकिन रबर कितनी भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, उसे काटा तो जा सकता है। और यही चीज वो बैंडिट समझ जाता है और लूफी को हर्ट करने की कोशिश करता है। और शैंक्स काफी सीरियस मूड में धमकी देता है उस बैंडिट को कि मेरी बेइज्जती करना अलग चीज है, लेकिन अगर तुमने मेरी किसी फ्रेंड को हर्ट करने की कोशिश करी तो पछताओगे। जिसपे वो बैंडिट हंसने लग जाता है, उसे सीरियस लगती नहीं है ये चीज। लेकिन जल्दी उसे पता चल जाता है कि उसके झुंड और शैंक्स के क्रू में कितना डिफरेंस है। लिटरली शैंक्स का सिर्फ राइट हैंड मैन खड़े खड़े पूरे के पूरे झुंड को खत्म कर देता है उस बैंडिट के, और वो उन सबको धूल उड़ा के चकमा दे के भागने की कोशिश करता है लूफी को किडनैप करते हुए। तो जब ये दोनों छोटी सी नाव पे थे और इस बैंडिट को लग रहा था कि वो बच चुका है, एंड क्योंकि लूफी काफी ज्यादा इरिटेट भी कर रहा था उसे, तो वो लूफी को लात मार के पानी में फेंक देता है।
एंड तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि ये बैंडिट सिर्फ उस बारटेंडर की बेइज्जती नहीं कर रहा था, शैंक्स की भी बेइज्जती कर रहा था। इसलिए लूफी को इतनी ज्यादा गुस्सा आई और वो उससे भिड़ गया। इतने में हमें दिखाया जाता है कि उस बैंडिट के ठीक पीछे एक मॉन्स्टर खड़ा है और वो मॉन्स्टर तुरंत ही बिना मौका दिए उस बैंडिट को निगल लेता है पूरी की पूरी बोट के साथ। जिसके बाद उसकी नजर जाती है लूफी पे, जो कि तैर भी नहीं सकता था इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। लेकिन सही टाइम पे अगेन शैंक्स आ जाता है और वो लूफी को बचा लेता है। बट शैंक्स अपना हाथ खो देता है, जो देख के लूफी को काफी ज्यादा दुख होता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि शैंक्स का क्रू फाइनल बार इस विलेज में रुका था, यानी अब नॉर्थ की तरफ बढ़ने वाला था। जिस पर शैंक्स बोलता है लूफी से कि तुम दुखी मत हो मेरे हाथ की वजह से। लेकिन लूफी भी बोल देता है कि हाँ मैं दुखी तो हूँ, लेकिन मैं तुमसे तुम्हारे क्रू को ज्वाइन करने की अब नहीं बोलूंगा, क्योंकि अब मैं खुद से ही पायरेट बनना चाहता हूँ। जिस पर शैंक्स बोल देता है तुम पायरेट बनोगे, अब ये रहने दो। जिस पे लूफी फिर से गुस्से में आके ये बोल देता है कि देख लेना मैं पायरेट बन के रहूंगा, और कोई छोटा मोटा पायरेट नहीं, एक ऐसा पायरेट जिसके पास बहुत सारा ट्रेजर हो और वो सबसे स्ट्रॉन्ग पायरेट हो पूरे वर्ल्ड में, बिकॉज ही इज गोना बी किंग ऑफ पायरेट्स। जो सुन के पूरा का पूरा क्रू काफी खुश, शैंक्स भी काफी खुश होता है और इसी के साथ वो अपनी हेड देते हुए लूफी से बोलता है कि अच्छा इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनोगे तुम, तो एक काम करना, जब तुम मुझसे स्ट्रॉन्ग बनने के बाद मिलो तो ये हैट मुझे लौटा देना, तब तक इसे संभाल के रखो। और इसी के साथ रेड हेयर पायरेट्स वहां से निकल जाते हैं। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग दोज हु डोंट नो, अभी तक 1000 एपिसोड्स या फिर बोलूं 1000 से ज्यादा चैप्टर्स के बाद भी शैंक्स और लूफी एक दूसरे से मिले ही नहीं है, और लूफी ने ये हैट वापस की ही नहीं है अभी शैंक्स को। इसके बाद सीन स्विच होता है 10 ईयर्स बाद वाले सीन में, जहाँ पर कि लूफी सिर्फ एक बोट के साथ पायरेट किंग बनने निकल चला है और उसके सामने पहला हर्डल आता है वही सी मॉन्स्टर जिसने कि शैंक्स का हाथ खाया था। एंड लूफी आसानी से हैंडल कर लेता है इस बार उस सी मॉन्स्टर को। इसके बाद हमें एक पायरेट दिखाई जाती है मोटी सी, जो कि खुद को ब्यूटीफुल बोल रही होती है और एक बच्चे पे काफी ज्यादा अत्याचार कर रही होती है। पता नहीं क्यों यार डिट्टो सास बहू वाला सीन लग रहा था। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि इसी बच्चे को, जिसका नाम कोबी था, उसे एक बैरल मिलता है, अनजान बैरल, जिसे वो उसी क्रू के कुछ पायरेट्स के पास ले जाता है और उनसे पूछता है कि क्या करना चाहिए इसका। जिसपे वो पायरेट क्रू के मेंबर्स काफी लालची हो जाते हैं ये सोचकर कि शायद इसमें कुछ पीने वीने का सिस्टम होगा, हम किसी को पता नहीं लगने देंगे और पूरा का पूरा खुद ही खाली कर जाएंगे। लेकिन जब वो उसे खोलने जाते हैं तो तभी उसके अंदर से निकलता कौन है, लूफी, जो देख के वो सारे पायरेट शॉक। लेकिन तभी उन सबके कैप्टन का हथियार घूमता हुआ आता है उसी केबिन में जहाँ पर कि ये सब लोग प्रेजेंट थे। अब उस हमले के बाद ये सारे पायरेट तो ढेर हो जाते हैं, लेकिन लूफी उसी बैरल में घूमता हुआ दूर चला जाता है, जिसके के पीछे कोबी भाग रहा था। एंड जब ये कैप्टन इन सारे पायरेट से पूछती है कि कौन सो रहा था, मुझे अभी भी सुनाई दिया कि सोने की बात हो रही थी यहाँ पे। एंड क्योंकि उन सारे पायरेट्स को कोई रास्ता नहीं दिखता, इसलिए वो लूफी पे इल्जाम लगा देते हैं कि कोई घुसपैठिया घुसे आया है और उसकी मदद करी है कोबी ने घुसने में। जिसपे वो सारे लोग सस्पिशियस हो जाते हैं कि कहीं वो पायरेट हंटर तो नहीं, क्योंकि इस कैप्टन के अकॉर्डिंग पायरेट हंटर रोनोरोआ जोरो, जो बड़ी बाउंड्रीज वाले पायरेट्स दिखते हैं, उनको गिरफ्तार कर रहा है और मारने की कोशिश कर रहा है, सो डैट उनकी बाउंटी उसे मिल सके। इसके बाद जब लूफी और कोबी के बीच में बातें होती हैं और लूफी कोबी से एक बोट मांगता है क्योंकि उसकी बोट एक वर्लपूल में डिस्ट्रॉय हो चुकी है, तो कोबी काफी शॉक हो जाता है कि वर्लपूल सर्वाइव कर लिया यार इसने। लेकिन इसी के बाद वो एक बोट भी दिखाता है लूफी के लिए, जिसपे लूफी भी लग ये बोट है या फिर कॉफिन। तो इस पे कोबी काफी दुखी होते हुए बोलता है कि ये बोट मैं 2 साल से बना रहा हूँ, सो डैट मैं यहाँ से भाग सकूं, यानी इन पायरेट से बच के भाग सकूं। बट सिंस ही डोंट हैव गट्स, तो इसलिए वो लूफी को दे रहा है ये बोट। उसके पैर कांपने लग जाते हैं यही चीज सोचकर कि अगर वो भागेगा और उसे पकड़ लिया गया तो उसका क्या हाल होगा, क्योंकि पता है ये बंदा कैसे फंस गया है। ये फिशिंग कर रहा था और तभी घूमते फिरते वो इनकी बोट में एंटर कर जाता है और तभी ये बोट वहां से निकल चलती है और इस तरह ये बंदा इस बोट का केयर टेकर बन जाता है और उसे ऐसा लगता है कि वो जिंदगी भर केयर टेकर बन के ही रहेगा, क्योंकि भागने की उसमें हिम्मत है नहीं। खैर इन्हीं बातों में कोबी ये बताता है कि वो एक मरीन बनना चाहता है वैसे, लेकिन शायद वो बन नहीं पाएगा। और इसी दौरान लूफी भी अपना ड्रीम बताता है, वो किंग ऑफ पायरेट्स बनना चाहता है, जिसपे कोबी कंप्लीटली शॉक्ड और वो तुरंत ही इम्पॉसिबल बोलने लग जाता है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग काफी सारे पायरेट्स वन पीस के पीछे पड़े हुए हैं और वन पीस को पाने वाला ही किंग ऑफ पायरेट्स बनेगा। और लूफी जैसा बंदा, ऐसा बचकांड बंदा बन ही नहीं सकता किंग ऑफ पायरेट्स। जिसपे लूफी कोबी को एक पंच मारते हुए बोल देता है कि हाँ ये इम्पॉसिबल है और शायद मैं मर भी सकता हूँ इस ड्रीम का पीछा करते हुए, लेकिन अपनी ड्रीम के पीछे भागते हुए मरने में भी कोई दिक्कत नहीं। ये चीज यूं समझ लो कोबी को हिट कर जाती है और इसी पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वो डरता नहीं है और वहां से निकलने को तैयार हो जाता है मरीन बनने के लिए। और इन्हीं बातों के बीच वो कैप्टन पहुंच जाती है वहां पे और कोबी को डराने लग जाती है। अब वैसे तो इस बंदी को पसंद था कि सारे लोग उसकी तारीफ करें कि वो कितनी ज्यादा खूबसूरत है, कितनी ज्यादा स्मार्ट है, लेकिन
लूफी देखते ही उसे बोल देता है ये कौन है बावली औरत। इस पर कोबी समझाने की कोशिश करता है ये क्या बोल रहे हो, ये हम दोनों को मार डालेगी। और कोबी उसकी तारीफ करने को बोलता है लूफी से, लेकिन तभी उसे याद आता है कि अभी अभी उसने क्या डिसाइड किया था। और उल्टा कोबी खुद उसकी बुराई करने लग जाता है, उसको घटिया चुड़ैल बोलते हुए। जो सुन के लूफी हंसने लग जाता है। और जब वो कैप्टन अटैक करने वाली थी कोबी पे, तो तभी लूफी उसके सामने आके वो अटैक अपने ऊपर लेके एक पंच के थ्रू उस कैप्टन को पेल देता है। और उस कैप्टन के सारे पायरेट से एक बोट तैयार करने को बोलता है कोबी और उसके लिए, जिस पे कोबी रोने लग जाता है क्योंकि उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि एक रैंडम पर्सन आएगा और उसे इन पायरेट्स के बीच से निकाल के ले आएगा। खैर जब ये दोनों बोट में होते हैं तो एक दूसरे से बातें करते हैं और कोबी के थ्रू ही लूफी को पता चलता है जोरो के बारे में। और क्योंकि जोरो की इमेज काफी ज्यादा स्ट्रांग थी, पायरेट हंटर था बंदा, इसलिए डिसाइड करता है लूफी कि वो जोरो को अपनी क्रू में ज्वाइन करा के रहेगा। जिस पर कोबी काफी शौक हो जाता है। वो फिर से बोलता है कि यार सपने देख रहे हो फिर से तुम, वो ज्वाइन करना तो छोड़ो, हम लोगों की जान खतरे में आ जाएगी अगर हम उसके पास गए तो। जिस पे लूफी मानता नहीं है, उसे ज्वाइन करने की ठान लेता है। खैर ये दोनों मरीन बेस वाले आइलैंड पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर की जोरो प्रेजेंट था। और आइलैंड पे पहुंचते ही ऐसा नहीं है लूफी तुरंत ही जोरो को ढूंढने निकल जाता है, नहीं भैया खाली पेट लूफी कोई भी काम नहीं करता, इसलिए सबसे पहले खाने पीने जाते हैं दोनों। एंड आफ्टर डेट मरीन बेस पे पहुंचने के बाद ही इन्हें बहुत जल्द जोरो मिल जाता है क्योंकि खुले में बांध रखा था उसे। अब कोबी तो काफी घबरा जाता है क्योंकि वो रियलिटी में जोरो ही था, लेकिन लूफी ये सोच रहा होता है कि इसे इस तरीके से यहाँ पे क्यों बांध रखा है। जिस पे जोरो लूफी से बोलता है कि प्लीज मेरे पास आके इन रूप्स को अनटाई करोगे, क्योंकि अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हारे लिए कोई भी फ्यूजिटिव को, यानी किसी भी तरीके के पायरेट को या फिर किसी भी बंदे को जिसके ऊपर बाउंटी है, उसको हंट करने में तुम्हारी मदद करूंगा और सारा जो इनाम होगा वो तुम रख लेना। और ऐसे ही इन दोनों के बीच में कुछ बातें चल रही होती है, लेकिन तभी साइड से एक बच्ची निकल के आती है और वो उस बाउंड्री को पास करने के बाद जोरो के पास जाके उसे राइस बॉल्स ऑफर करती है। वहां पे प्रेजेंट होना उस लड़की का काफी खतरनाक था, इसलिए वो उसे भगाने की कोशिश करता है कि मुझे नहीं चाहिए राइस बॉल, तुम जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन वो लड़की मानती नहीं है क्योंकि उसे पता है कि जोरो ने काफी टाइम से कुछ नहीं खाया है और वो फर्स्ट टाइम राइस बॉल्स बना के लाई थी उसी के लिए सिर्फ। इतने में वहां पे कुछ मरीन्स की एंट्री होती है जिनके के साथ हेलमैपो भी प्रेजेंट था और ये बंदा यहाँ के मरीन लेफ्टिनेंट का बच्चा था और इसीलिए तो इतने टेंशन में चल रहा था। इसके बाद वो उस लड़की को देखता है, वहां पे उसके हाथ में राइस बॉल्स को देखता है, जिनमें से एक राइस बॉल वो ले लेता है, खुद खाने की कोशिश करता है, लेकिन वो राइस बॉल मीठे थे तो उगल देता है और दूसरा राइस बॉल भी फेंक देता है जमीन में। जिस पे वो लड़की रोने लग जाती है और वो दूसरे मरीन से कहता है कि वो उस लड़की को उधर से फेंक दे। अब वैसे वो मरीन करना तो नहीं चाहता था ये, लेकिन इस बंदे की सुननी पड़ती है क्योंकि सबको पता है इसका डैड कौन है। जिस वजह से जब वो मरीन उस लड़की को फेंकता है तो वो तो अच्छा हुआ वहाँ पे लूफी प्रेजेंट था, वो उसे कैच कर लेता है। ये तो काफी ज्यादा चोट आती उसे। रही बात जोरो की, इन लोगों ने जोरो को यहाँ पे इसलिए बांध रखा था कि भूख से तड़प तड़प के जोरो यहीं पर मर जाए। इसके बाद जब वो मरीज वहां से चले जाते हैं तो लूफी आता है वहां पर, और जब लूफी जोरो के पास पहुंचता है तो वो उससे बोलता है उसका क्रू ज्वाइन करने की, जिस पे जोरो हंसने लग जाता है क्योंकि ज्यादातर लोग उसे पायरेट हंटर के नाम से जानते थे और लूफी उससे पायरेट ही बनने को बोल रहा है। लेकिन लूफी सीरियसली उससे बोल देता है कि उसे अपना ड्रीम पूरा करने के लिए एक क्रू चाहिए और पहला पर्सन वो जोरो को चुनता है। जिस पे जोरो फिर से मजाक करता है कि अच्छा दूसरे को ढूंढ ले, मैं नहीं करने वाला ज्वाइन, और मुझे पता है मैं अपने आप सर्वाइव कर जाऊंगा तुम्हारी हेल्प के बिना, क्योंकि मुझे सिर्फ एक मंथ तक बिना खाने के रहना है। क्योंकि उस बंदे ने, वो जो ब्रेड था, उसने प्रॉमिस किया है कि अगर जोरो एक मंथ तक जिंदा रहता है तो वो उसे छोड़ देगा। और जब लूफी वहां से जा रहा होता है तो तभी जोरो से रोकते हुए बोलता है अरे जरा तुम उस राइस बॉल को उठा के मेरे मुंह में डाल दोगे। जिस पर लूफी बोलता भी है हम सबको पता है कि यार कितना धूल का हो चुका है, कितनी ज्यादा मड लग चुकी थी, मिट्टी लग चुकी थी उसमें, लेकिन स्टिल जोरो उस राइस बॉल को खा लेता है, ये बोलते हुए द राइस बॉल टेस्ट्स वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। इस पे लूफी समझ जाता है कि जोरो अच्छा बंदा है। इसके बाद यही चीज लूफी उस लड़की को जाके बताता है कि कैसे जोरो ने उसका राइस बॉल खा लिया। इसके बाद ये लड़की भी बताती है कि जोरो ने कुछ नहीं किया, उसने तो सिर्फ इस लड़की को बचाने की कोशिश की थी उस हेलमोपो के वुल्फ से, और इसी कोशिश में क्योंकि जोरो ने उसका वुल्फ मार दिया, इसी वजह से जोरो को इस तरीके से कैद में रख रखा है। जिस पे कोबी बोलता है कि हाँ लेकिन जोरो भी तो बुरा पर्सन है, सबों को मारता है, पायरेट हंटर की तरह माना जाता है, लेकिन वो लड़की क्लियर कर देती है। औरों की तो पता नहीं, लेकिन इस टाउन में सबसे बड़ा विलेन तो वही लेफ्टिनेंट है कि वो अपनी बाप की धमकी देके सबों को अपने इशारों पे नचाता है। और जब ये लड़की ऐसा बोल रही थी तो तभी हेलमेपो वहां पे आता है और यही चीज साफ साफ लूफी को शो भी कर देता है। और इसी दौरान वो हेलमेपो बड़बड़ाते हुए यही बोल देता है कि 3 दिन में मैं उस जोरो को भी एग्जीक्यूट कर दूंगा, तुम सब लोगों को एग्जाम्पल शो करने के लिए कि मुझे जो डिसोबे करेगा उसका क्या हाल होता है। जिस पे लूफी सरप्राइज, क्योंकि जोरो ने तो कहा था कि 1 मंथ तक अगर वो सरवाइव कर लेता है तो वो जोरो को जाने देगा। जिस पे पूछता भी लूफी उससे, लेकिन हेलमोपो हंसते हुए बोल देता है कोई पागल ही होगा जो ऐसी बात पे विश्वास करेगा,
वो चीज तो मैंने ऐसे ही बोल दी थी। जो सुन के लूफी को गुस्सा आ जाती है, वो तुरंत ही बिना सोचे समझे हेलमोपो को एक पंच पेल देता है और डिसाइड करता है कि वो जोरो को अपनी क्रू में ज्वाइन करके ही छोड़ेगा। इतने में ये हेलमोपो बावला हो जाता है और ये क्लियर कर देता है कि तुम पछताओगे ऐसा करके, क्योंकि अब तुम्हें कोई वैसी सजा नहीं मिलेगी, लिटरली तुम्हारा एग्जीक्यूशन होगा। और ये चीज सुन के वहां पे प्रेजेंट सारे लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि अगर लूफी से रिलेटेड वो निकले तो शायद उनको भी सजा मिल सकती है। इसके बाद हमें उसी मरीन बेस का लेफ्टिनेंट फाइनली दिखाया जाता है, जिससे कि शिकायत कर रहा था हेलमोपो के उसके साथ क्या हुआ। लेकिन इसी के बाद तुरंत सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि लूफी फिर से जोरो के पास पहुंच गया है। लूफी अगेन जोरो से बोलता है उसका क्रू ज्वाइन करने की, लेकिन जोरो फिर से मना कर देता है कि मैंने तुम्हें बताया ना, मैं भले ही कैसे ही काम क्यों ना करूं, मैंने रिग्रेट नहीं किया है अपने किसी भी काम पे और आगे भी मैं नहीं करना चाहता। जिस पे लूफी भी लाइक आई डोंट केयर, यू आर गोइंग टू जॉइन मी। इसके बाद भी वो काफी बातें करते हैं और उन्हीं बातों में पता चलता है लूफी को कि जोरो कटानास का यूज करता है और वो कटाना उस हेलमोपो ने कहीं पर रख दी है छुपाकर। और इन्हीं बातों में जोरो यही बता देता है कि वो कटानास उसके लिए उसकी लाइफ के बाद सबसे ज्यादा वैल्यूबल चीज है। और इसी चीज का लूफी फायदा उठाता है और ये बोलता है चलो ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा और तुमको वो कटानास भी ला के दूंगा, लेकिन दूंगा तभी जब तुम मुझे ज्वाइन करोगे। जिस पे जोरो भी लाइक हे दैट्स डर्टी, लेकिन लूफी सुनता नहीं है और वहां से चल देता है कटानाज लेने जोरो के लिए। इसके बाद हमें उस मरीन बेस के कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं और हमें इस लेफ्टिनेंट का नाम भी बताया जाता है जो कि था मॉर्गन। और इन सीन्स में हमें काफी सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल मॉर्गन अपने बेटे को ज्यादा पसंद नहीं करता था। दूसरी चीज, जब उसे पता चलता है कि उसके बेस में कोई घुसा आया था चुपचाप, यानी वो लड़की, तो वो तुरंत ही उसे मारने का ऑर्डर देता है। इतनी छोटी बच्ची थी फिर भी। अब इस चीज पे ऑब्वियसली उन मरीन्स में से जिससे वो कहता है वो मना करता है कि मैं ऐसी छोटी बच्ची को इतनी सी बात के लिए थोड़ी मार सकता हूँ। जिस पे मॉर्गन उसे धमकी देता है कि तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, लेकिन स्टिल वो मरीन मना करता है और मॉर्गन उसे वहीं पेल देता है। और इन्हीं सीन्स के दौरान मॉर्गन अपनी स्टैचू भी स्टैब्लिश कर रहा था अपनी पावर शो करने के लिए, लेकिन लूफी वहां पे पहुंचता है और उस स्टैचू को अनइंटेंशनली तोड़ देता है। अब ऑब्वियसली यार अपनी स्टैचू को टूटता हुआ देख के मॉर्गन काफी गुस्सा होता है और तुरंत ही लूफी को पकड़ के उसे मारने का ऑर्डर देता है। जो चीज देख के हेलमोपो काफी खुश, क्योंकि उसका दुश्मन उसके डैड का दुश्मन अब एक ही हो चुका है। लेकिन लूफी तुरंत ही वहां से निकल जाता है हेलमोपो को लेकर, क्योंकि जोरो की कटानास के बारे में उसे ही पता था। एंड इसी सब के बाद उन मरीन्स की नजर जाती है एग्जीक्यूशन साइट पे, यानी जोरो के पास, जहाँ पर कि एक और बंदा खड़ा था। एंड गेस व्हाट, वो था कोबी, जो कि बिना डरे जोरो के पास जाता है और उसे फ्री करने की कोशिश करता है, क्योंकि कोबी समझता था जोरो अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन वो इतना बुरा भी इंसान नहीं है, उसने कुछ नहीं किया एटलीस्ट इस सजा के लिए तो। और क्योंकि वो मरीन बनना चाहता था तो वो इसलिए जोरो को फ्री करता है। और इन्हीं बातों में वो ये भी बता देता है कि लूफी किंग ऑफ पायरेट बनना चाहता है, जिसपे जोरो शॉक्ड, लेकिन कोबी बोल देता है कि हाँ ये जोक लग रहा होगा तुम्हें, लेकिन लूफी महाराज सीरियस है। इतने में ही कोबी को एक बुलेट पड़ती है जो कि मॉर्गन ने मारी थी। इतने में हम देखते हैं लूफी को जो कि हेलमोपो को घसीटते हुए उससे कटाना की लोकेशन पूछ रहा होता है। इतने में सीन चेंज होता है और हमें कोबी की तरफ ले जाया जाता है, जिसकी की फट चुकी थी ये देख के कि उसकी बॉडी में से खून निकल रहा है, बिकॉज ही वॉज शॉट। अब कोबी को ऐसी हालत में देख के जोरो बोलता भी है कि तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए, वो लोग जल्दी यहाँ पे पहुंच जाएंगे। लेकिन कोबी, जो कि 1-2 चैप्टर पहले ही इतना बड़ा फट्टू था, वो अभी भी नहीं मानता है और जोरो को फ्री करने की ठान लेता है और खड़े होते हुए ये बोलता है कि तुम 3 दिन में मारे जाने वाले हो, एंड ये जानने के बाद मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। जिस पे जोरो शॉक्ड, ऑब्वियसली उसे लगा था 1 मंथ बाद उसे छोड़ दिया जाएगा। जिस पे कोबी सारी रियलिटी बताता है कि कैसे वो हेलमोपो जोरो के साथ खेल रहा था एंड लूफी ने गुस्से में आके उसके पंच जड़ दिया, इसलिए सब लोग लूफी के पीछे पड़े। जिस पे जोरो और भी सरप्राइज कि लूफी ने उसके लिए ऐसा किया। और इसी के साथ साथ कोबी ये भी बताता है कि कैसे लूफी ने उसकी भी जान बचाई है, तो इसलिए लूफी के फेवर में वो कुछ तो अच्छा करना चाहता है एटलीस्ट। इतने में सीन चेंज होता है और हमें दिखाया था कि लूफी को कटानाज मिल चुकी थी और जब वो खिड़की से झांक कर देखता है तो नीचे सारे के सारे मरीन्स लाइन में खड़े थे और गोलियों की बारिश करने वाले थे कोबी पे और जोरो पे। और जब ऐसा होने वाला था और जोरो को लग रहा था कि उसका आखिरी टाइम आ गया है, वो मरने वाला है, तो तभी हमें उसके पास्ट की कुछ ग्लिम्स दिखाई जाती हैं कि कैसे उसने काफी सारे स्वॉर्ड्स के साथ स्टार्टिंग से ही फाइट की है एंड कितनी भी स्वॉर्ड के साथ क्यों ना करे ऑलमोस्ट सारे लोगों को हरा दिया करता था, अपनी उम्र के लोगों को। बट जिस मास्टर के अंदर ये सारे बच्चे ट्रेन हो रहे थे उसकी बेटी को नहीं हरा पाता था। एंड इन दोनों का ही सपना था कि वो वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्समैन बने। बट द हार्ड रियलिटी इज एक लड़की स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्समैन बन ही नहीं सकती। और यही चीज इसका डैड भी कहा करता था जो कि मास्टर था। लेकिन इस चीज पे जोरो काफी गुस्सा होता है, बच्चा था ना, उसे समझ नहीं थी, लेकिन ये लड़की जानती थी कि वो कभी भी नहीं बन पाएगी। बट स्टिल जोरो मोटिवेट करने की कोशिश करता है इस लड़की को कि तुम मुझे हराती हो हर बार, मैं इतना ज्यादा ट्रेन करता हूँ
और तुम उस सारे हार्डवर्क को ऐसी बातों के आगे आने दे रही हो। इससे थोड़ा बहुत अच्छा महसूस होता है उस लड़की को, और वो दोनों फिर से डिसाइड करते हैं कि स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्समैन बन के ही रहेंगे। लेकिन कुछ ही टाइम बाद कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है जो कि जोरो को कम्प्लीटली चेंज कर देता है। वो जो लड़की थी ना, वो मर जाती है सीढ़ियों से गिर के। इसके बाद उसकी कटाना जो है वो जोरो मांग लेता है उसके मास्टर से, एंड इसलिए जोरो अपना प्रॉमिस पूरा करे बिना वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्समैन बने बिना मरना नहीं चाहता था। और तभी सही टाइम पे लूफी सामने आके उन दोनों को उन बुलेट से बचा लेता है। अब ऑब्वियसली जोरो को भी, मरीन्स और मॉर्गन सबको लगता है कि लूफी मर गया, बट गेस व्हाट, लूफी रबर का बना था, उस पे गोलियों का कुछ भी असर नहीं होता, वापस रिफ्लेक्ट कर जाते हैं सारी बुलेट्स। इसके बाद लूफी जोरो को उसकी कटानास दे देता है, एंड जोरो डिसाइड करता है कि मरने से अच्छा तो ये है कि मैं तुम्हारा क्रू ही ज्वाइन कर लूं, क्योंकि जोरो को समझ में आ चुका था उसका मेन गोल क्या है, और अगर वो वहां से नहीं निकल पाया तो वो अपना मेन गोल अकम्प्लिश नहीं कर पाया। इसके बाद क्योंकि मरीन्स की बुलेट्स का कोई असर नहीं हो रहा था, तो वो सारे मरीन्स स्वॉर्ड्स का यूज करने की कोशिश करते हैं, और जब तक वो जोरो और लूफी के पास पहुंचते हैं, लूफी जोरो को फ्री कर देता है, एंड जोरो अपनी असली पावर दिखाता है उन सारी स्वॉर्ड्स को अकेला हैंडल करके। बट इसी के साथ साथ लूफी को ये भी क्लियर कर देता है कि वो अपने गोल की तरफ बढ़ेगा, यानी वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्समैन बनने की तरफ, और वो लूफी का क्रू भी ज्वाइन करेगा। लेकिन अगर उसके गोल के बीच में आया लूफी का ड्रीम या फिर लूफी का तरीका, तो वो उसका क्रू वहीं छोड़ देगा। जिस पे लूफी भी तैयार, क्योंकि वो ऑब्वियसली बोलता है किंग ऑफ पायरेट के क्रू में आना है तुम्हें, तो एटलीस्ट तुम्हें वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्समैन तो बनना ही पड़ेगा। एंड दैट्स हाउ लूफी का फर्स्ट मेंबर उसका क्रू ज्वाइन कर लेता है। इसके बाद लूफी और जोरो मिलके सारे मरीन्स को पेलना शुरू करते हैं, एंड एट द एंड हमें लूफी वर्सेस मॉर्गन भी दिखाया जाता है, जिसको कि ऑब्वियसली लूफी ही जीतता है और सबको शॉक कर देता है, स्पेशली कोबी को, क्योंकि उसने सोचा था कि ये दोनों फ्री होके वहां से भागने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये तो लेफ्टिनेंट को ही पेल रहे हैं। अब लेफ्टिनेंट को हराने के बाद वो लोग तो कम खुश होते हैं, उल्टा मरीन से ज्यादा खुश हो जाते हैं कि वो फ्री हो चुके हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, एंड जोरो, लूफी को भी ये सब खाना खा रहे होते हैं, जिसके दौरान जोरो पूछ लेता है लूफी से कि अगला प्लान क्या है तुम्हारा, कहाँ जाना चाहते हो। तो लूफी बोलता है कि वो ग्रैंड लाइन की तरफ बढ़ेंगे। इतने में मरीन्स वहां पे एंटर करते हैं। अब वैसे तो मरीन्स पे एहसान किया था जोरो और लूफी ने, लेकिन क्योंकि वो पायरेट्स थे तो वो मरीन्स तुरंत ही बोलते हैं कि तुम्हें यहाँ से आइलैंड से निकलना होगा, क्योंकि ये नॉर्मल आइलैंड नहीं है, ये मरीन्स का बेस है, यहाँ पे पायरेट्स का होना सही नहीं है। और जब वो दोनों जा रहे होते हैं तो कोबी से ही पूछा जाता है कि तुम किस साइड हो, इन दोनों के साथ हो गया। तो इस पे कोबी मना कर देता है, क्योंकि ऑब्वियसली उसे मरीन बनना था, और क्योंकि अभी भी शक था मरीन्स को कि कोबी उनकी साइड है कि नहीं, तो लूफी कोबी को चिढ़ाने लग जाता है कि 2 साल तक एक पायरेट के शिप पे काम किया था इसने, जिस पे कोबी को गुस्सा आ जाती है, तो वो लूफी को पंच मारता है, इन दोनों में बहस होती है, ये दोनों छोटी मोटी फाइट करने लग जाते हैं, जिसके बाद उस मरीन को, जो कि अब सारे मरीन्स को लीड कर रहा था, विश्वास हो जाता है कि कोबी उनकी साइड नहीं है, और इस तरह जोरो और लूफी उस आइलैंड से निकल चलते। तो गैस व्हाट, कोबी तो सैल्यूट करता ही है उन दोनों को, पर उसी के साथ साथ सारे के सारे मरीन्स भी सैल्यूट करते हैं, और इसी के साथ ये रोमांस डाउन आर्क खत्म हो जाता है। आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अगली वीडियो में इंटरेस्टेड हो तो कमेंट जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में ही, भागो।